आज हम पढ़ेंगे जॉन किट्स की एक फेमस पोएम ओड टू ए नाइटिंगेल। ये पोएम 1819 में लिखी गई थी और साथ ही किट्स की वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम्स मानी जाती है। फ्रेंड्स, लाइफ टाइम में किट्स अपने लाइफ टाइम में कई वर्ड्स लिखी है और ऐसे पोएम को कहा जाता है जो किसी एक पर्टिकुलर इवेंट, ऑब्जेक्ट या थिंग को डिस्क्राइब करते हैं। और उन सभी ओड्स में ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न, ओड टू ए ऑटम, ओड टू ए नाइटिंगेल, ये सभी शामिल हैं। इन सारी पोएम्स में ये जो पोएम है ओड टू ए नाइटिंगेल, ये सबसे लंबी है। ये पोएम 80 लाइन्स की है और 8-10 लाइन स्टैंजा में बांटी गई है। साथ ही बात करें हर स्टैंजा की राइमिंग स्कीम की तो वो है ABAB CD CDE CDE। ठीक है फ्रेंड्स, नाइटिंगेल एक तरह की बर्ड को कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बर्ड है और उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और म्यूज़िकल होता है उसका गाना, यानी उसका आवाज़ जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा मधुर होती है। और ये जो स्पीकर है इस पोएम में, वो नाइटिंगेल की इस गाने को सुनते हैं और फ्रेंड्स नाइटिंगेल से ही बातें करते हैं। अब फ्रेंड्स बात करें इस पोएम की थीम की, तो इस पे में कुछ बेसिक थीम्स को डिस्कस किया गया है। पहली है डेथ एंड इमॉर्टलिटी, यानी मृत्यु और इमॉर्टलिटी, यानी कभी नहीं मरना। यह जो पोएट है वो ह्यूमन लाइफ को इस नाइटिंगेल लाइफ से कंपेयर करते हैं। उनका मानना है कि ह्यूमन जो है वो मॉर्टल है, मर जाते हैं और उनका मरने के बाद उन्हीं को ही याद नहीं रखता। लेकिन ये जो नाइटिंगेल है वो इमॉर्टल है, और इमॉर्टल है अपने इस गाने के चलते जो कभी नहीं बदलेगा और लोग हमेशा उसका इस गाने का इस याद रखेगा। साथ ही यह एक थीम को डिस्कस किया गया है और वो है कॉन्शसनेस एंड आइसोलेशन। यानी इस पूरी पोएम में पोएट जो है वो इस ह्यूमन वर्ल्ड को छोड़ के जाना चाहता है, खुद को आइसोलेट कर देना चाहता है इस ह्यूमन वर्ल्ड से, क्योंकि उन्हें पता है कि ह्यूमन वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, परेशानियां हैं। और साथ ही इन प्रॉब्लम को भुलाने के लिए वो लगातार कोशिश करते हैं कि वो खुद को इंटॉक्सिकेट कर सकते हैं, ड्रिंक करे और अपने कॉन्शसनेस को, अपने होश को खो दे, ताकि उन्हें ये प्रॉब्लम, ये पेन फील ना हो। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जब हम इस पोएम को पढ़ेंगे। अब अगर बात करें इस पोएम की पोएट की, तो जॉन किट्स एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे। उनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1795 में और उनकी डेथ हुई थी 23 फरवरी 1821 में। उनकी डेथ जो थी वो बहुत ही कम उम्र में हो गई थी, क्योंकि उनको ट्यूबरकुलोसिस नाम की एक बीमारी हो गई थी। साथ ही फ्रेंड्स, अगर बात करें जॉन किट्स की फेमस वर्क की, तो उनमें ओड टू ए नाइटिंगेल, ओड टू ऑटम, ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न, स्लीप एंड पोएट्री, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, ये सभी पोएम शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और इस पोएम को मज़ा लेते हैं। My ode to a nightingale, first stanza. My heart aches and a drowsy numbness pains. यानी मेरा दिल जो है वो दुख रहा है, उसमें दर्द है और साथ ही मेरे शरीर में ऐसा लगता है मानो मैं ड्राउजी हूँ, यानी मैं थक चुका हूँ, कमज़ोर हो रहा हूँ और पूरा शरीर जो हो मेरा है वो दर्द के कारण नम हो चुका है, सुन्न पड़ चुका है। As तो ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक। फ्रेंड्स, हेमलॉक जो है वो एक तरह की प्लांट को कहा जाता है जिसका पत्ते में नशा होता है। तो पोएट्स कहते हैं कि ऐसे लगता है मानो मैंने हेमलॉक को पी लिया हो, हेमलॉक को पत्ते को पीसकर उनका रस पिया हो, और इसलिए मुझे ऐसा दर्द, ऐसा प्रॉब्लम्स फील हो रही है। और emptied some dull opiate to the drinks 1 minute fast and lit words had sung। और साथ ही मुझे ऐसे लग रहा है मानो मैंने कोई ओपिएट यानी कोई नशीला पदार्थ खाया हुआ है और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लीथ वर्ड्स, लीथ एक तरह की मिथोलॉजिकल रिवर है जो माना जाता है कि ग्रीस में ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड फ्लो करती है और उसका जो पानी है वो सब कुछ भुला देता है। तो पोएट कह रहा है कि ऐसा लगता है मानो मैंने कोई नशीला पदार्थ खा लिया है और फिर मैं जाके उस लीथ नदी में गिर गया और इसलिए मैं सब कुछ भूलता जा रहा हूँ, मुझे इस तरह की फीलिंग्स आ रहा है। इट इज़ नॉट थ्रू एनवी ऑफ द हैप्पी लॉट बट बीइंग टू हैप्पी इन दाइन हैप्पीनेस।
यानी ये सब इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैं तुम्हारे खुशहाली से एनवी करती हूँ, मुझे तुमसे जेलसी है, नहीं, बल्कि इसलिए हो रहा है कि मैं तुम्हारी खुशी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? तो उस नाइटिंगेल पक्षी की बात हो रही है। वो नाइटिंगेल बर्ड जो है वो खुशी से अपना गीत गा रहा है और जो पोएट है उसके खुशी में खुश हो रहा है, इसलिए उन्हें ऐसा फील हो रहा है मानो उन्होंने नशा कर लिया हो और उनकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा हो। दैट डाउ लाइट विंग ड्रायर ऑफ द ट्रीज। फ्रेंड्स, ड्रायर जो है वो एक तरह के फेयरी को कहा जा रहा है जो पेड़ों में होता है। तो पोएट यह कहता है कि तुम क्या हो? तुम इस ड्रायर की तरह हो जिसकी हल्की पंख होते हैं वो पैरों में रहता है। इन सब मेलोडियस प्लॉट ऑफ बीच एंड ग्रीन एंड शैडोज नंबरलेस। और साथ ही तुम कहा हो, तुम एक मेलोडियस प्लॉट में हो, एक घास के मैदान में हो और वो जगह मेलोडियस हो चुका है तुम्हारे गाने से। वह क्या है? वह बीच एंड ग्रीन यानी हरियाली छाई हुई है और साथ ही शैडोज नंबरलेस यानी बहुत सारी परछाई है, बहुत सारी पेड़ है उनका परछाइया है। ऐसे जगह पे बैठ के तुम क्या कर रहे हो? तुम सिंगेस्ट ऑफ समर इन फुल थ्रोटेड इस पर गर्मी के बारे में, गर्मी के मौसम में गा रहे हो अपनी पूरी आराम के साथ। यानी फर्स्ट स्टैंजा में पोएट बताता है कि मैं तुम्हारे गाना सुन रहा हूँ, तुम एक प्लॉट पे बैठकर गाना गा रहे हो और उस गाने से मुझे ऐसे खुशी मिल रही है, तुम्हारा गाना सुनकर ऐसे खुशी मिल रही है मानो कि मैं नशे में हूँ। सेकंड स्टैंजा। Oh, for a draught of vintage that hath been cooled a long age in the deep delved art। विंटेज यानी बहुत ही पुरानी शराब जो है उसको एक ड्रॉट, एक छोटा सा सिप मुझे मिल जाता और वो शराब कैसी होती? जैसे कूल किया जाता, रखा जाता फॉर ए लॉन्ग एज, एक लंबी समय के लिए। कहाँ पर? ज़मीन के नीचे। इन डीप डेल्व्ड आर्ट। शराब फ्रेंड्स, शराब के बारे में कहा जाता है वो जितनी पुरानी होती है वो उतनी अच्छी होती है। तो पोएट कह रहा है कि ऐसे मुझे पुरानी एक शराब मिलती जो बहुत ज़्यादा पहले ज़मीन के नीचे रखा हुआ था ताकि टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा एंड द कंट्री उसमें स्वाद आ जाता। किसका? तो फ्लोरा का, फ्लावर्स का, और साथ ही जो कंट्री ग्रीन है यानी धरती की हरियाली है, बिल्कुल अर्थली फ्लेवर जो होता है वो शराब में आ गया होता। डांस एंड प्रोवेंकल सॉन्ग एंड सनबर्न्ड मर्थ। और साथ ही क्या आ जाता? तो जो डांस का टेस्ट होता है और साथ ही जो लोग आपस में गाता है और जो सनराइज होता है, जो उसमें सूरज की रोशनी होता है, उसमें जो खुशी होता है, उस सब कुछ कहाँ आ जाती? शराब में, उस शराब में आ जाती। ऐसा शराब में टेस्ट करना चाहता हो जो इस सब की फीलिंग्स दें। ओ फॉर ए बीकर फुल ऑफ द वार्म साउथ। यानी काश मुझे एक बीकर, एक बड़ा सा जग भरा हुआ मिलता। किसका? ऑफ द वार्म साउथ यानी ऐसी शराब का जिसे पीने के बाद मैं डायरेक्ट सदर्न एरिया में पहुंच जाता। साउथ गर्मी थोड़ी ज़्यादा होती है तो मैं वहाँ का मौसम एंजॉय कर पाता। ऐसी शराब मुझे मिल जाती। फुल ऑफ द ट्रू द ब्लशफुल हिपोक्रेन। फ्रेंड्स, हिपोक्रेन जो है एक तरह का स्प्रिंग, एक तरह की झरना है। वो कहा जाता है कि उसका पानी पीने से पोइटिक इंस्पिरेशन मिलता है, यानी आप अच्छी पोएम लिख पाते हैं। तो पोइट यहाँ क्या कहते हैं? तो मुझे उस हिपोक्रेन का पानी मिलता और मुझे वो पानी पीते हैं मुझे साउथ की फीलिंग्स मिल जाता। तो वह गर्मी है तो उसका फीलिंग्स आ रहा है पोएट का। With beaded bubbles winking at the brim। और साथ ही उसकी ऊपरी सतह पे क्या होते? छोटे छोटे बबल्स बन रहे होते हैं, बबल्स। एंड पर्पल स्टेन माउथ दैट आई माई ड्रिंक। उसका जो मुख होता है उस पर पर्पल कलर के निशाने बन चुके होते क्योंकि मैंने वो शराब पी ली है और जो शराब का जो कलर है मेरे होठों पे लग गया है। And leave the world unseen and with thee fade away into the forest dim। इतना कुछ होने के बाद, इतना ड्रंक होने बाद मैं क्या करता? मैं इस दुनिया को छोड़ देता। लीव द वर्ल्ड। और तुम्हारे साथ उस जंगल में धुंध की रोशनी में मैं फेड कर जाता, गायब हो जाता।
यानी मुझे इस दुनिया में अब नहीं रहना है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी दुनिया में रहना चाहता हूँ। इसलिए जैसे मैं शराब पीऊँगा मेरे जो सेंसेस है वो सही से काम नहीं करेंगे और तुम्हारे साथ इस दुनिया को छोड़ के चला जाऊँगा। Fade far away, dissolve and quite forget what thou among the leaves has never known। यानी मैं तुम्हारे साथ फेड कर जाना चाहता हूँ, यहाँ से डिसअपियर करना चाहता हूँ और सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ। वो सब कुछ क्या है जो तुमने उन पत्तों में बैठकर कभी नहीं जानते। यानी पोएट नाइटिंगेल को कह रहा है कि तुम ये सारे प्रॉब्लम्स को नहीं जानते हो जो मैं तुम्हें बताने वाले हूँ। मैं इस प्रॉब्लम को भूलना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ गायब होना चाहता हूँ। The weariness, the fever and the fret, where men sit and hear each other groan। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर weariness है, एक तरह की एग्जॉशन है, थका हुआ है, बीमारियाँ है और परेशानी है। इस सभी चीज़ें है कहा है जहाँ आदमी आते हैं और एक दूसरे को अपने प्रॉब्लम सुनाते हैं। यानी ये जो ह्यूमन वर्ल्ड है यहाँ बहुत सारी परेशानियाँ हैं, बहुत ज़्यादा दुख है और इसके बारे में तुम नहीं जानते क्योंकि तुम अपने दुनिया में रहते हो उन पत्तों के बीच। फिर पैल्सी शेक्स अ फ्यू सैड लस ग्रे हेयर। पैल्सी एक तरह की बीमारी होती है, तो ये पैल्सी है इससे क्या होता है, जो आखिरी बाल होता है वो भी झड़ जाते हैं, ग्रे कलर की हो जाते हैं। Where youth grows pale and spectres reign and rise। जहाँ क्या होता है, जहाँ जवानी होती है वो धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है, लोगों को वज़न घट जाता है, वो पतले दुबले हो जाते हैं और फिर अंत में मर जाते हैं। यानी जो खूबसूरती मिली थी हमें हमारी यूथ में, उस समय के साथ हमसे छिन जाते हैं और ये दिखाते हैं कि ह्यूमन क्या है, ह्यूमन मॉर्टल है, उनका डेथ हो जाती है, वो मर जाती है। Where but to think is to be full of sorrow and leaden-eyed despair। यह वहाँ जहाँ मात्र सोचने से क्या हो जाता है, सौरों से, यानी हम निराशा से भर जाता है। इतनी ज़्यादा परेशानी है कि उनके बारे में सोचते ही हमें दुख फील होने लगता है। हर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आई। यानी जहाँ खूबसूरती जो है वो अपनी आँखों को चमक बचा के नहीं रख पाते, वो समय के समय जो चमक जो है वो गायब हो जाता है। और न्यू लाइफ पाइन एट देम बियॉन्ड टुमारो। और जो न्यू लव है वो टुमारो से ज़्यादा नहीं रह पाता। यानी जो प्यार है वो भी समय के साथ साथ ख़त्म हो जाता है। देखिए ये कितना सुंदर लड़की है ना, कितना सुंदर आँखें हैं, वाह, मतलब देखकर ही लड़के जो है वो बेहोश हो जाएगा। लेकिन ये लड़का समय के साथ क्या हो जाएगा, ऐसा बूढ़ी बन जाएगा, फिर इसको कोई एक पगला भी नहीं देखेगा। देखो क्या था और क्या बन गया। तो ऐसा खूबसूरत और कितने दिन रहेंगे, ऐसे बन जाएगा, फिर कोई नहीं देखेगा। यही है सच्चाई, ठीक है। Where the beauty cannot keep her lustrous eyes or new love pine at them beyond tomorrow। तो हमेशा कभी कहता है कि प्यार कभी मरता नहीं है, लेकिन यह प्यार भी पोएट दिखा रहा है कि प्यार भी समय के साथ मर जाता है, लवर मर जाता है, ब्यूटी फेड करना चाहता है। इतनी प्रॉब्लम्स है ह्यूमन वर्ल्ड में, इसलिए मैं ह्यूमन वर्ल्ड को छोड़कर इस नाइटिंगेल के साथ इस दुनिया में मैं जाना चाहता हूँ। अवे अवे फॉर आई विल फ्लाई टू दी। यानी अवे अवे, यहाँ से दूर दूर, बहुत दूर मैं तुम्हारे साथ उड़ के चला जाऊँगा इस ह्यूमन वर्ल्ड को पीछे छोड़कर। नॉट चैरियोटेड बाय बेकस एंड हिज बर्ड्स। फैन बेकस जो है वो ए है, गॉड ऑफ वाइन है, ठीक है, नशे की भगवान। तो मैं उनके साथ नहीं जा रहा हूँ, उनके जो पार्ट्स है, लेपर्ड्स है, फॉलोअर्स है, ये है लेपर्ड्स, ठीक है, मैं उनके साथ नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। मैं इनके साथ नहीं, वाइन, गॉड ऑफ वाइन, मैं उनके साथ नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा, ठीक है। बट ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोएसी, ठीक है, व्यूलेस बट ऑन द विंगलेस विंग्स ऑफ पोएसी। यानी जो पोइट्री के जो विंग्स होते हैं, पोइट्री से हमें जो पंख मिलता है, ठीक है, वो जो व्यूलेस है, दिखाई नहीं देते,
उन पे सवार होके तुम्हारे साथ चलूँगा। तुम्हारे पास तो खुद ही पंख है, तुम तो उड़ जाओगे, मेरे पास कैसे पंख है? तो ओक, मेरे पास पोइट्री के पंख है। दो द डल ब्रेन परप्लेक्सेस एंड रिटार्ड्स, भले ही मेरा जो दिमाग है वो डल है, इसलिए मुझे कंफ्यूज कर देता है। परप्लेक्स कर देता है मतलब कंफ्यूज कर देता है, और मुझे स्पीड को स्लो कर देता है। यानी जिस स्पीड से तुम आगे बढ़ते हो, मैं उस स्पीड से शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, क्योंकि मेरा दिमाग मुझे रोकता है। ऑलरेडी विथ थी, यानी मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ हूँ। यानी जो इमेजिनेशन है पोइट्री के पंखों पे सवार होके तुम्हारे साथ उड़ चलने की, उसमें मैं बिल्कुल तुम्हारे ही साथ ही हूँ। टेंडर इज़ द नाइट एंड हैप्पीली द क्वीन मून इज़ ऑन हर थ्रोन। यानी जो रात है वो बहुत ही ज़्यादा जेंटल है, बहुत ही टेंडर है, अभी शुरू हुई है। और जो मून है, जो कि क्या है, इस रात की रानी है, ये जो क्वीन मून, वो अपने सिंहासन पर आ चुकी है। रात की जहाँ होना चाहिए वहाँ वो पहुँच चुका है। क्लस्टर्ड अराउंड बाय ऑल हर स्टारी फेस, और उसके चारों तरफ क्या है, उसके जो स्टारी फेस है, यानी वो तारे जो उसकी परिया है, उसकी फॉलोअर्स है, वो उसके चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। बट हियर देयर इज़ नो लाइट, लेकिन यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पर कोई रोशनी नहीं है, मुझे आगे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सेव व्हाट फ्रॉम हेवन इज़ विद द ब्रिजेस ब्लोन, सिवाय उस थोड़ी सी लाइट की जो कहाँ से आ रही है, उस हेवन से आ रही है। जैसे जैसे इस ब्रिज जो है ये विंड धीरे धीरे बह रही है, उस हेवन से, आसमान से थोड़ी सी रोशनी आ रही है उस चांद से। थ्रू वर्ड्यूरस ग्लूम्स एंड विंडिंग मॉसिवीज, और ये कहाँ से होते हुए आ रहा है, ये हवा, तो ये हवा आ रही है उन वर्ड्यूरस ग्लूम्स से, यानी बड़े बड़े पेड़ों से जो अंधी में चमक रहा है, और साथ ही उन वेज से, उन रास्तों से जो कैसे है, जो मौसी है, यानी उन पर कई लगी हुई है, वहाँ से इस हवा बहती हुई आ रही है। यानी मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए रेडी हूँ, आगे बढ़ने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यह रोशनी कम है, नो लाइट। सिर्फ वो रोशनी है जो चांद से, उस हेवन से आ रही है, और धीमे धीमे बहती हवा है, ब्रिजेस ब्लोन, जो इस पेड़ों पे, इस रास्तों पे दिखाई दे रही है। तो ठीक है, अब आगे की लाइंस को पढ़ते हैं। आई कैनॉट सी व्हाट फ्लावर्स एट माई फीट, यानी मैं देख नहीं सकता मेरे पैर के पीछे, मेरे पैर के पास कौन सा फूल से, इतना अंधेरा है। नॉर व्हाट सॉफ्ट इंसेंस हैंग्स अपॉन द बोउस, बोउस के मतलब होते हैं डालिया, ब्रांचेस, ठीक है। इसमें कौन से सॉफ्ट इंसेंस यानी खुशबूदार फूल लगे हुए हैं, ये भी मैं नहीं देख पा रहा हूँ। इतना अंधेरा है कि आसपास के फूल को, पौधों को मैं देख नहीं पा रहा हूँ। बट इन एम्बम डार्कनेस गेस इज स्वीट, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं डार्कनेस यानी अंधेरे से चारों तरफ से घिरा हुआ हूँ, एम्बाम्ड यानी चारों तरफ से घिरा हुआ हूँ, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक सेंट को गेस कर रहा हूँ। यह कौन सा फ्लावर से एक खुशबू आ रही है, जो खुशबू मुझे अभी फील हो रही है, जैसे मैं स्मेल कर रहा हूँ, वो कौन सी फ्लावर की होगी। Where with the seasonable month endows the grass, the thicket and the fruit tree wild, यानी ये एक सीजनेबल मंथ है। सीजनेबल मंथ यानी ऐसा मंथ जिसमें जो फ्लावर्स है, जो ग्रास है, जो फ्रूट ट्रीज है, वो सभी खिले होते हैं। और ऐसा कौन सा सीज़न होता है, तो ऐसा स्प्रिंग सीज़न होता है, यानी स्प्रिंग का समय है, और जो फॉरेस्ट है वो बिल्कुल हरियाली भरा से भरा है। वाइट हॉथॉर्न एंड द पेस्टरल एग्लांटाइन, फास्ट फेडिंग वायलेट्स कवर्ड अप इन लीव्स। यहाँ पर 4 तरह की फ्लावर्स के बारे में बताया गया है। हॉथॉर्न, एग्लांटाइन, ठीक है, और हॉथॉर्न, एग्लांटाइन, वायलेट्स और मास्ट्रोस, ये तीनों जो है पत्तों से ढके हुए हैं, यानी फॉरेस्ट की फ्लावर से, और इन पे पत्ते गिरे हैं कि उन पत्ते गिरे से ढक गए हैं। एंड मीट मेस एल्डेस्ट चाइल्ड द कमिंग मस्क्रोज,
अब यहाँ पर एक और फ्लावर को डिस्क्राइब किया जा रहा है जो कि है मस्क रोज़। और ये जो मस्क रोज़ है इससे मई की एल्डेस्ट चाइल्ड कहा गया है, क्योंकि मई के महीने में ये सबसे ज़्यादा खिलती है। तो ये जो मस्क रोज़ है कैसी है, ए फुल ऑफ डीवी वाइन, द मरमरस हॉर्न ऑफ फ्लावर्स ऑफ समर इव। इसमें क्या है, इसमें बूंदे हैं वाइन की तरह, ठीक है। इतने खुशबू इतनी ज़रा अच्छी है, बिल्कुल एक वाइन की तरह खुशबू आती है। देखो ये हॉथॉर्न है, ठीक है, ये एग्लैंटाइन है, ये वायलेट है, ये मस्क रोज है। ये 4 तरह फूल है, ठीक है, 1 2 3 4। तो इस फूल से ऐसे खुशबू आ रहा है कि अंधेरे में गेस कर सकते हैं कौन सा फूल है, कहाँ से आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। डार्कलिंग आई लिसन एंड फॉर मेनी ए टाइम आई हैव बीन हाफ इन लव विद दिस फुल डेथ। डार्कलिंग आई लिसन यानी मेरा मूड जो है वो डार्क हो रहा है, यानी मैं बहुत ज़्यादा गंभीर हो रहा हूँ और साथ ही लिसन कर रहा हूँ, तुम्हारे गाने को सुन रहा हूँ। और कई बार मैं ऐसा सोचा है कि शायद मैं एक मौत, एक ईसफुल डेथ यानी एक आसान मौत शायद प्यार करता हूँ। यह है ईसफुल डेथ। मैं चाहता हूँ कि आराम से एक सिंपल सी डेथ आ जाए, क्योंकि मैं बोर हो चुका हूँ इस ह्यूमन वर्ल्ड से, इस प्रॉब्लमेटिक वर्ल्ड से। जरा इतना सारा प्रॉब्लम है, इतना सारा परेशानी है, तो मैं चाहता हूँ मुझे आसान मौत मिले। कॉल्ड हिम सॉफ्ट नेम्स इन मेनी ए म्यूज राइम। और जिस तरह के लोगों एक लवर को बुलाता है, बिल्कुल मैं ऐसे एक डेथ को कई तरह नाम, जो प्यारे नाम होता है उस तरह के नाम दिए हैं अपनी कई कविताओं में। टू टेक इन टू द एयर माई क्वाइट ब्रेथ, ताकि वो आके क्या करे, इस हवा में मेरी ये जो सांसें है उसे लेके चला जाए, यानी मुझे डेथ आ जाए, मेरी मौत हो जाए और मैं इस वर्ल्ड से, संसार से फ्री हो जाऊँ। नाउ मोर देन एवर सीम्स इट रीज टू डाई, यानी अभी जो समय है ये मुझे लगता है सबसे सही समय है मरने का। और इसका कारण क्या है, टू सीज अपॉन द मिडनाइट विथ नो पेन। और ये जो रात का समय है, मिडनाइट यानी रात का समय है, उस समय में मैं जीना छोड़ दूँ ताकि मुझे बिल्कुल भी दर्द ना हो। ऐसा समय है, ऐसा माहौल है, अभी तुम्हारे गाना सुन रहा हूँ कि मैं मर भी जाऊँ तो मुझे कोई दर्द नहीं होगा। While thou art pouring forth thy soul abroad in such an ecstasy। ऐसे समय में जब तुम क्या कर रहे हो, तुम अपनी आत्मा को मानो बाहर निकल रहे हो अपने इस म्यूज़िक, इस सॉन्ग के थ्रू। और इतना ब्यूटीफुल है तुम्हारा ये सॉन्ग, इतना ज़्यादा मीठा है मेरे कानों के लिए कि इससे क्या होगा, इससे डेथ भी पेनलेस हो जाएगी, मैं आराम से मर सकूँगा। मगर अब मेरे मरने के बाद क्या होगा, स्टिल वुडस्ट thou sing and I have ears in vain। यानी तुम फिर भी गाते रहोगे और मेरे जो कान है वो भीन हो चुके होंगे, बेकार हो चुके होंगे, क्योंकि मैं मर जाऊंगा तो मैं तुम्हारा एक गाना नहीं सुन सकता हूँ। टू द हाई रिक्वाइम बिकम अ शॉर्ट। रिक्वाइम का मतलब होता है शोक गीत। तो ये जो तुम्हारा हाई रिक्वाइम है, ये जो तुम बहुत ही अच्छा गाना गा रहे हो, ये क्या होगा, ये मेरे ऊपर बेकार हो जाएगा। मैं तुम्हारे इस गाने का लायक नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं मरने के बाद तुम्हारे इस गाने का एंजॉय नहीं कर सकता हूँ। तो दोनों ही चीज़ों में प्रॉब्लम है, मेरा ज़िंदा रहने में भी प्रॉब्लम है, मेरे मरने से भी प्रॉब्लम है। अब यहाँ नेक्स्ट लाइन में पोइट जो है वो खुद को और बर्ड को, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। यह पोएट कहता है कि वो मर सकते हैं, लेकिन ये जो बर्ड है ये नहीं मर सकती। ये बर्ड क्या है, ये इमॉर्टल है। Thou was not born for death, immortal bird। यानी तुम मरने के लिए नहीं जन्मे हो, इमॉर्टल बर्ड यानी कभी नहीं मरने वाली बर्ड। और ये बर्ड कौन है, वो नाइटिंगेल है। ये नाइटिंगेल कभी नहीं मरेगी। No hungry generation can treat thee down। नो हंग्री जनरेशन कैन ट्रीट दे डाउन। तुम्हारे आने वाली पिछले जनरेशन नहीं आने वाली है जो क्या है तुम्हें नीचे दबा सकती है।
एक नई जनरेशन आती है वो आपकी जगह ले लेती है। लेकिन नाइटिंगेल के साथ ऐसा नहीं होगा कि आज नाइटिंगेल गा रहे हैं और कुछ समय वाले लोग इसका गाना नहीं सुनेगा। The voice I hear this passing night was heard in ancient days by emperor and clown। यानी आज इस रात के समय में मैं जो एक गाना सुन रहा हूँ इस नाइटिंगेल का, ये आज से कई साल पहले जो प्राचीन समय था, उस समय में जो राजा होते थे, उनका मंत्री होते थे, वो भी यही गाना सुना करते थे। यानी इतने समय बीत गए, इतने कुछ बदल गए, लेकिन नाइटिंगेल का जो गाना है वो आज भी वही है। Perhaps the self same song that found a path through the sad heart of Ruth। यानी शायद ये जो गाना है ये वही है जिसने क्या किया था, रूथ के दिल में अपने लिए एक रास्ता बना लिया था। फिर जो रूथ जो है वो बाइबल की एक कहानी है, उसकी हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उसका कहानी है। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि ज़रूर है जो गाना है, जो नाइटिंगेल का गाना है, वो बाइबल के समय के गाना है और रूथ ने भी ज़रूर ही इसी गाने को सुना होगा। When sick for home, she stood in tears amid the alien corn। जब वो क्या कर रही थी, वो घर जाने के लिए बहुत परेशान हो रही थी और कॉर्न यानी जो कॉर्न को जो खेत है उस खड़ी होके आंसू बहा रही थी। तो उस समय वहाँ पे जो नाइटिंगेल बढ़ रही होगी और जो गाना उस नाइटिंगेल बर्ड ने गाया होगा, मैं बिल्कुल वही गाना सुन रहा हूँ। इतने समय में भी कोई चेंज नहीं आई है। The same that oft times have charmed the magic kismets, opening on the foam of perilous sea in fairy lands forlorn। यहाँ पे किड्स ने एक मीडिएवल रेफरेंस दिया है। वो क्या है? द सेम, ये वो जो नाइटिंगेल का गाना, वही गाना ऑफन टाइम्स कई बार हैव चार्म द मैजिक किड्समैन्स। मैजिक किड्समैन क्या होता है? जो मीडिएवल एज में और जो कुछ मैजिशियन होता है, कुछ दैत्य होता है, वो लोग जो राजकुमारी होता है, सुंदर सा लड़की राजकुमारी, उसको पकड़ के उसको किडनैप करके जो बीच समुंदर जो है उसमें एक मैजिक कैसमें, उसमें जो पैलेस बना हुआ है, फिर कोई लंबा सा गढ़ है, उसमें उसको बंदी बना के रखते थे। और उसका जो दरवाज़ा है, उसका जो खिड़कियाँ है, वो किस तरह खुला रहता है? ओपनिंग ऑन द फोम ऑफ पेरियस सी। या पेरियस सी का मतलब है डेंजरस, खतरनाक। जो मतलब अगर उस लड़की, उस जो राजकुमारी है, वो अब तो भागने की कोशिश करेगा, अब उसका जो दरवाज़ा है, उसका जो खिड़कियाँ है, वो किसकी तरफ रहता है? उस ओपनिंग फोम, वो समुंदर की तरह रहता है। आप उस लड़की अब जब भागने की कोशिश करेगा तो उसे देखकर ही वो घबरा जाएगा। इतना बड़ा समुंदर पेरियस, इतना बड़ा लहर है, इतना जल है, पर ये वो उसे देख के वो घबरा जाएगा। इसीलिए उस लड़की, उस राजकुमारी वहाँ से नहीं भाग सकता और वो उस केसमेंट्स में, मैजिकल केसमेंट्स में वो अकेले ही कैदी बन के रखता है, अकेले। इन फेरीलैंड्स फॉरलॉर्न अकेले है और उसका कोई वही समय किसी ने साथ नहीं दिया। साथ कौन देता है? वो नाइटिंगेल का गाना साथ देता है। तो देखो नाइटिंगेल किसका इन्फ्लुएंस किया? पोएट को इन्फ्लुएंस किया। यह जो रूथ है, रूथ को इन्फ्लुएंस किया, ठीक है। मैं एम्पेरर, क्लाउन, उसको इन्फ्लुएंस किया, उसको भी कुछ आनंद दिया। और वो जो फॉरलॉर्न गर्ल है, उसको जो मैजिक किस्मेंट्स पे बंदी बना है, उसको भी कुछ आनंद दिया। तो ऐसा है उस नाइटिंगेल का इन्फ्लुएंस, इसीलिए उसे इमॉर्टल बर्ड कहा जाता है। फॉरलॉर्न, द वेरी वर्ड इज लाइक ए बेल। फॉरलॉर्न का मतलब है अकेलापन, ठीक है। फॉरलॉर्न है एक अकेलापन। ये एक तरह का सा निराशा है, जो अकेले होने पे निराशा होते हैं। तो यहाँ पर जो पोएट हो रहे कि क्या करते, जो वर्ड है फॉरलॉर्न, ये एक घंटी की तरह है, एक बेल एक घंटे की तरह है। टू टोल मी बैक
फ्रॉम दी टू माई सोल, वो ये क्या करता है, मुझे तुमसे दूर कर वापस से अकेला कर देता है। यानी जिस तरह घंटी का जो बेल होता है वो लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट मूव करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ऐसे लगता है कि मानो मैं पहले तुम्हारे साथ था और फिर मूवमेंट हुई और मैं अकेला हो गया। अडियो, एडियो यानी गुड बाय, गुड बाय नाइटिंगेल। द फैंसी कैनॉट चीट सो वेल, और जो फैंसी है, जो मेरी इमेजिनेशन है, ये मुझे इस तरीके से चीट नहीं कर सकते, मुझे धोखा नहीं दे सकते। एज शी इज़ फेम टू डू डिसीविंग एल, जो कि इसका काम है। ये क्या है, बिल्कुल मैजिकल क्रिएचर जैसा है, एल्फ की तरह है और मुझे धोखा देती है। ये बिलीव करने के लिए मुझे फोर्स कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ दुनिया छोड़ के जा सकता हूँ, जबकि ये झूठ है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ, हमारे रास्ते बिल्कुल अलग है। एडियो, एडियो यानी गुड बाय, गुड बाय। द प्लेइंटिव एंथम फेड्स, और ये जो तुम्हारा जो गाना था, जो मेरे लिए एंथम का तरह एक सिंपल सॉन्ग की तरह था, वो धीरे धीरे फेड हो रहा है, फीका पड़ते जा रहा है, उसकी आवाज़ कम हो रही है। पास द नियर मिडोज ओवर द स्टिल स्ट्रीम अप द हिल साइड, और ये जो बर्ड जो उड़ती हुई कहा जा रही है, तो मेडोज जो घास का मैदान है, जो स्ट्रीम है, जो झरना है, नदियाँ बह रही है, और जो हिल साइड है, पहाड़ी का किनारा है, उन सभी के ऊपर से एक गाने की आवाज़ आ रही है, क्योंकि नाइटिंगेल बर्ड जो है ये वहाँ से उड़ती हुई जा रही है। एंड नाउ इट इज़ वेरी डिप इन द नेक्स्ट वैली ग्लेड्स, और अब ये आवाज़ कहाँ जा रही है, जो बगल में जो वैली है वहाँ पर से ये आवाज़ आ रही है। यानी अब ये जो नाइटिंगेल है, नाइटिंगेल पहाड़ से ऊपर नीच वैली, जो बगल में जो वैली है वहाँ पे पहुँच चुकी है, और अब वहाँ से इस नाइटिंगेल की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। Was it a vision और ए waking ड्रीम? अब ये जो मैंने अभी फील किया कि नाइटिंगेल ने आई, मुझे परेशानियों से दूर कर दिया, उसका गाना सुन के मैं खुश हुआ, ये सब क्या था? क्या ये सच्चाई थी, या फिर मैंने एक सपना देखा, या एक इल्यूशन हुआ मेरे मन में? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्लेड इज़ दैट म्यूज़िक, डू आई वेक और स्लीप? यानी वो जो म्यूज़िक था, वो जो नाइटिंगेल का गाना था, वो अब गायब हो चुका है, यहाँ से जा चुका है, और मैं जानना चाहता हूँ क्या मैं जगा हुआ हूँ या मैं नींद में हूँ। जो कुछ अभी हुआ, क्या मैं सपना देख रहा हूँ या फिर जगा हुआ हूँ और ये सचमुच हुआ था। मैंने जो नाइटिंगेल का गाना सुना था, और यहाँ पे फ्रेंड्स इस पोएम जो है वो ख़त्म हो जाती है। पोएम में बेसिकली पोएट जो है वो एक नाइटिंगेल की सॉन्ग को डिस्क्राइब करते हैं, और साथ ही नाइटिंगेल के खुद से कंपेयर करते हैं, जो नेचुरल वर्ल्ड ऑफ द नाइटिंगेल है और जो ह्यूमन वर्ल्ड है, कितने डिफरेंसेस है, और कैसे वो इस ह्यूमन वर्ल्ड को छोड़कर उस नेचर का हिस्सा बनना चाहते हैं। इस सारी चीज़ें इस पोएम में बताते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद है लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।